नमस्कार दोस्तों, ये विद्युत धारा नाम के चैप्टर का अगला वाला वीडियो है और इस वीडियो में हम लोग समझने वाले हैं विद्युत धारा तथा अनुगमन वेग में संबंध। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले हम मान लेते हैं कि एक चालक है जो कि किसी भी बाह्य वैद्युत क्षेत्र के संपर्क में नहीं है और जब तक ये चालक एकदम स्वतंत्र अवस्था में है तब तक भर, जैसा कि हम लोग इससे पहले वाले वीडियो में पढ़ चुके हैं कि इसके अंदर बहुत सारे मुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे जो कि इसके अंदर अनियमित रूप से गति कर रहे होंगे, रैंडम मोशन कर रहे होंगे, जिसके गति को हम लोग ऊष्मीय गति कहते हैं। और यदि हम उसके सभी इलेक्ट्रॉनों का, इसके सारे मुक्त इलेक्ट्रॉनों के ऊष्मीय वेग का औसत निकालें तो वो सदैव शून्य आएगा। लेकिन अगर हम इसी चालक को किसी बाह्य वैद्युत क्षेत्र के संपर्क में ले आए, यानी किसी बाह्य बैटरी से जोड़ दें या सेल से जोड़ दें, तो जैसे ही इसे बैटरी या सेल से जोड़ेंगे तो इसके सारे इलेक्ट्रॉन जो अभी तक अनियमित रूप से इधर उधर भाग रहे थे वो सारे के सारे एक निश्चित वेग से एक निश्चित दिशा में चलने लगेंगे। और अब अगर हम इनके सारे इलेक्ट्रॉनों का औसत निकालेंगे तो उस औसत को ही हम लोग अनुगमन वेग कहेंगे। तो चलिए इसको हम बाह्य वैद्युत परिपथ से जोड़ते हैं। मैंने इस चालक को इस बाह्य वैद्युत परिपथ से जोड़ दिया और इससे जोड़ते ही देखिए ये सेल का, ये बैटरी का प्लस वाला टर्मिनल है और ये माइनस वाला टर्मिनल है और प्लस माइनस से जुड़ते ही यहाँ पर प्लस चार्ज उत्पन्न हो गया और यहाँ पर माइनस चार्ज हो गया। और वैद्युत क्षेत्र की दिशा किससे होती है? प्लस से माइनस की ओर, यानी हमारे वैद्युत क्षेत्र की दिशा किस साइड में है? इस साइड में है। और जैसे ही बाह्य वैद्युत क्षेत्र के संपर्क में ये चालक आएगा तो इसके मुक्त इलेक्ट्रॉन जो अभी तक अनियमित रूप से गति कर रहे थे और जिसके सभी वेग का औसत शून्य आ रहा था, वो सारे इलेक्ट्रॉन अब एक निश्चित वेग से एक निश्चित दिशा में चलेंगे। और चूंकि मुक्त इलेक्ट्रॉनों पर माइनस चार्ज होता है इसलिए सारे मुक्त इलेक्ट्रॉन इस प्लस की ओर भागना ऐसे शुरू कर देंगे और जिस वेग से भागेंगे उसे कहते हैं अनुगमन वेग। अब हम इस चीज का अध्ययन करने के लिए, यानी इस संबंध को स्थापित करने के लिए हम समय t लेकर इसका कैलकुलेशन करते हैं। तो हम लोग समय t लेते हैं, यानी समय क्या लेंगे हम लोग? t। और मान लेते हैं t समय में ये इलेक्ट्रॉन देखते हैं कि कितना दूरी तक चलते हैं इस संबंध को स्थापित करने के लिए। तो मान लेते हैं समय t में हमारे इलेक्ट्रॉन जो यहां पर थे, यानी इस हिस्से में थे, ये t समय में कितना दूर जाते हैं? तो मान लेते हैं हम लोग कि यहां तक जाते हैं, इस हिस्से तक जाते हैं। और ये दूरी कितनी है? तो इस दूरी को हम लोग स्मॉल l मान लेते हैं। स्मॉल l मान लीजिए या फिर यस मान सकते हैं। तो स्मॉल l दूरी हम लोग मान लेते हैं कि स्मॉल l दूरी तक चले। और ये किस वेग से जाएंगे? यहां से यहां तक जाएंगे, स्मॉल l दूरी तय करेंगे तो किस वेग से जाएंगे? तो हम सबको पता है कि ये लोग जाएंगे अनुगमन वेग से और अनुगमन वेग को हम लोग दर्शाते हैं vd से। अब अगर हमें इस दूरी की मतलब इसकी लंबाई निकालनी है, यानी इस स्मॉल l का मान निकालना है, तो ये स्मॉल l क्या है? एक लंबाई है, एक दूरी है। और दूरी बराबर होता है चाल गुणे समय, यानी दूरी बराबर क्या होता है? वेग गुणे समय, वेग गुणे समय। और इस फार्मूले के हिसाब से अगर हम दूरी यानी इस स्मॉल l का मान निकालेंगे तो वेग क्या होगा? vd और गुणे समय क्या है? t, यानी vd गुणे t, यानी इस स्मॉल l का मान क्या होगा? vd गुणे t। अब चलिए देखते हैं यहां पर। अब इस संबंध को स्थापित करने के लिए सबसे पहले मानेंगे, माना इस चालक के एकांक आयतन में, जो चालक है पूरा उसके एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या स्मॉल n है। मैंने क्या किया? माना चालक के एकांक आयतन में, यानी इस चालक के हर एकांक आयतन में कितने मुक्त इलेक्ट्रॉन हैं? तो स्मॉल n है। अब हम लोग देखते हैं कि t समय में इन इलेक्ट्रॉनों द्वारा इस चालक में पारित आयतन कितना है, यानी कितने आयतन में ये इलेक्ट्रॉन चले। तो चलिए आयतन निकालते हैं हम लोग। तो आप लोग जानते हैं आयतन क्या होगा इसका। देखिए इस तार को हम लोग बेलनाकार मान सकते हैं, यानी कि
इस तार में ये इलेक्ट्रॉन, जो मुक्त इलेक्ट्रॉन यहां से यहां तक गए हैं, तो ये बेलन के आकार का है, और इस बेलन के आकार का इसका अगर आयतन निकालना हो तो बेलन के आयतन का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच। अब हमें पाई आर स्क्वायर का मान निकालना है, तो पाई आर स्क्वायर क्या होगा, तो आर क्या होता है, आर होता है त्रिज्या, और मान लीजिए ये हमारा तार का ये क्या है, ये एक वृत्ताकार हिस्सा है। अब मान लीजिए ये वृत्त है और इसके केंद्र से लेकर यहां तक की दूरी क्या है, स्मॉल आर है। तो फिर इसका जो क्षेत्रफल होगा, वो क्षेत्रफल कितना होगा, पाई आर स्क्वायर, क्योंकि ये एक वृत्त है। बेलन में ये जो होता है ये एक वृत्त होता है, जैसे बेलन है तो ऊपर वाला पृष्ठ क्या होता है, वृत्त होता है, और इसको हम लोग फिजिक्स में मानते हैं कैपिटल ए से, और इसको कहते हैं, इस चीज के क्षेत्रफल को कहते हैं अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। तो ये हो गया अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल का इतना ही मतलब है, जैसे कोई तार है तो उस तार को हम लोग बीच से काटिए, और काटने के बाद फिर उसे देखें तो वहां पर क्या दिखेगा, एक वृत्त दिखेगा, ठीक है, और उसी वृत्त के क्षेत्रफल को हम लोग ये से दर्शाते हैं, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कहते हैं। अब इसके लिए देखिए हमारा क्या आ जाएगा, पाई आर स्क्वायर की जगह पर, इस पाई आर स्क्वायर की जगह पर हम लिखेंगे कैपिटल ए, जिसको हम अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कहते हैं, जो कि इस पूरे का क्षेत्रफल होगा, और बीच में है गुणा, और यच क्या है, यच होता है बेलन की ऊंचाई, और बेलन की ऊंचाई को हमने स्मॉल यल मान रखा है, और इस स्मॉल यल का हमने मान निकाल रखा है वी गुणे टी। तो हो गया वी डी गुणे टी, यानी कि हमारा बेलन का आयतन आया ये वी डी टी, ये आ गया। अब हम क्या लिखेंगे कि टी समय में इन मुक्त इलेक्ट्रॉनों द्वारा पारित आयतन कितना है, तो इतना है। तो लिखते हैं इसको, टी समय लेकर हम लोग कैलकुलेशन कर रहे हैं, तो टी समय में मुक्त इलेक्ट्रॉन द्वारा पारित आयतन। अब टी समय में इन मुक्त इलेक्ट्रॉनों द्वारा पारित आयतन कितना है, तो इस पूरे का आयतन ही हो गया, जो कि हमने निकाला है ये वी डी टी। तो लिखते हैं टी समय में मुक्त इलेक्ट्रॉन द्वारा पारित आयतन कितना है, तो आ गया है ये वी डी टी, ये आ गया है। अब हम लोग देखते हैं इस आयतन में कुल कितने इलेक्ट्रॉन हैं। अब देखिए एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉन की संख्या है n, तो इतने आयतन में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, एक कलम का दाम है 5 रुपया, तो इतने कलम का दाम कितना होगा, एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉन है स्मॉल n, तो इतने आयतन में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे। तो इसमें क्या करेंगे, n का और इसका हम लोग गुणा करवा देंगे। तो चलिए लिखते हैं कि इस आयतन में ये वी डी टी आयतन में उपस्थित कुल मुक्त इलेक्ट्रॉन बराबर क्या आएगा, तो अब हमें इन दोनों का गुणा करवा देना, यानी ये वी डी टी गुणे स्मॉल n, तो बराबर आ जाएगा n ये वी डी टी। अब n का इसमें गुणा करवा दीजिए तो n आगे आ गया, n ये वी डी टी, पीछे भी लिख सकते हैं। अब ये आ गया। अब इतने कुल मुक्त इलेक्ट्रॉन हैं। अब हम देखते हैं कि इतने मुक्त इलेक्ट्रॉनों से कितना आवेश उत्पन्न होगा। अब देखिए एक मुक्त इलेक्ट्रॉन से आवेश आता है स्मॉल ई के बराबर, एक मुक्त इलेक्ट्रॉन से आवेश आता है स्मॉल ई के बराबर, यानी जिसे हम मूल आवेश कहते हैं, जिसका मान होता है 1.6 × 10⁻⁻19। तो हम लोग देखते हैं कि इतने इलेक्ट्रॉनों से कितना आवेश आएगा। अब एक इलेक्ट्रॉन से आवेश स्मॉल ई, तो इतने इलेक्ट्रॉनों से कितना आवेश आएगा, तो इसमें इसका गुणा कर देंगे। तो चलिए हम लोग लिखते हैं कि इतने इलेक्ट्रॉनों द्वारा यानी ये वी डी टी इलेक्ट्रॉनों से उत्पन्न कुल आवेश, तो कैपिटल क्यू बराबर आएगा एन ई। अब एन का मान क्या है, कुल इलेक्ट्रॉन कितने हैं, एन ये वी डी टी और गुणे स्मॉल ई, ये क्या है, कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या, यानी कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या और स्मॉल ई, क्योंकि क्यू बराबर क्या होता है एन ई, यानी कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या गुणे ई। अब कुल इलेक्ट्रॉन यानी स्मॉल एन की जगह पर इतने इलेक्ट्रॉन हैं और स्मॉल ई की जगह पर तो स्मॉल ई है, यानी इसका गुणा कर देंगे तो ई का गुणा होगा तो हो जाएगा एन और ई को बीच में ले आइए तो एन ई ये वी डी टी, यानी कुल आवेश की मात्रा इतनी आ गई। अब आप लोग जानते हैं कि आई बराबर क्या होता है, अतः आई बराबर यानी विद्युत धारा बराबर क्या होता है,
Q अपान T, यानी कुल आवेश बटा समय, कुल आवेश बटा समय। अब मान रख दीजिए, तो I की जगह पर लिखेंगे I बराबर Q की जगह पर जो कुल आवेश का मान आया है उसे लिख दीजिए, तो NEAVDT और बटे में T। अब देखिए इसमें T से T कट गया, इसमें T से T कट गया, और जब T से T कट गया तो बाकी जितना बचा उसे लिख लीजिए। तो I बराबर क्या हो गया, NEAVD, और यही हमारा विद्युत धारा और अनुगमन वेग में संबंध है। देखिए I क्या है, विद्युत धारा है, और VD क्या है, अनुगमन वेग, और यही हमारा विद्युत धारा और अनुगमन वेग में संबंध है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए। अभी अभी मैंने ये फार्मूला अभी सिद्ध किया है, तो चलिए इसमें आगे देखते हैं, इसमें थोड़ा सा कैलकुलेशन करते हैं। देखिए यहाँ पर NEAVD लिखा है, इस ये को, इस कैपिटल ये को अगर इधर पक्षांतर कर लीजिए तो इधर गुणे में, इधर आएगा तो बटे में, यानी I अपान ये हो जाएगा, और बराबर हो जाएगा NE और केवल VD बचा, क्योंकि ये तो इधर चला गया। अब I अपान ये जो है इसको हम दर्शाते हैं J से, और बराबर NEVD, और ये J क्या चीज है, तो इस J का नाम है धारा घनत्व, इस J का नाम है धारा घनत्व। अब ये धारा घनत्व क्या चीज होता है, तो ध्यान से देखिए, इस J को हम लोग किससे दर्शाए, मतलब J किसकी जगह पर आया, I अपान ये की जगह पर, यानी J बराबर होता है I अपान ये, और जो चीज नीचे हो इसको एकांक लेकर इसको परिभाषित कर सकते हैं, यानी एकांक क्षेत्रफल में, किसी भी चीज में एकांक क्षेत्रफल में उपस्थित विद्युत धारा को हम लोग धारा घनत्व कहते हैं, J कहते हैं। धारा घनत्व क्या है, किसी चालक में किसी बिंदु पर प्रति एकांक क्षेत्रफल से गुजरने वाले विद्युत धारा को उस बिंदु पर धारा घनत्व कहते हैं, यानी प्रति एकांक क्षेत्रफल से गुजरने वाले विद्युत धारा को धारा घनत्व कहते हैं। तो चलिए अब हम लोग इसके मात्रक की बात कर लेते हैं। तो J का मात्रक यानी धारा घनत्व का मात्रक आपको चाहिए, तो J का मात्रक बराबर, देखिए इसका मात्रक चाहिए तो बराबर की जगह बराबर लगाइए। I का मात्रक क्या होता है, एम्पियर होता है, और बटे ये का मात्रक, ये क्या है, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, और क्षेत्रफल का मात्रक होता है मीटर स्क्वायर, यानी धारा घनत्व का मात्रक हो गया एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर। अब देखिए एक बात मैं लिख रहा हूं कि धारा घनत्व क्या होता है, एक सदिश राशि होता है। धारा घनत्व एक सदिश राशि है। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि यार धारा घनत्व सदिश राशि कैसे हो गया, जब विद्युत धारा भी अदिश है और ये भी अदिश है, ये माने क्षेत्रफल, और क्षेत्रफल भी अदिश राशि होता है, तो फिर ये सदिश राशि कैसे हो गया। तो ध्यान से सुनिए, यहाँ पर जो कैपिटल ये लिया गया है, ये कैपिटल ये अदिश राशि नहीं, इसको हम सदिश राशि मानते हैं। अब ये क्षेत्रफल कैसे सदिश हो गया, तो ध्यान से सुनिए, कभी भी जब हम किसी चीज का फिजिक्स में अध्ययन करते हैं तो क्षेत्रफल का क्षेत्रफल सदिश लेते हैं। जैसे अच्छा, क्षेत्रफल सदिश की दिशा क्या होती है, तो देखिए कोई भी क्षेत्रफल ऐसे पृष्ठ है तो उसके लंबवत उसका क्षेत्रफल सदिश होता है। जैसे मान लीजिए पृष्ठ इस तरह से है तो इसके लंबवत इसका क्षेत्रफल सदिश होगा। अगर क्षेत्रफल इस तरह से है तो इसके लंबवत इसका क्षेत्रफल सदिश होगा, यानी लंबवत क्षेत्रफल सदिश होता है। अब जब हम लोग इसका कैलकुलेशन करते हैं धारा घनत्व का, तो मान लीजिए एक पृष्ठ मान ले रहे हैं या एक स्थान मान लेते हैं जहां विद्युत धारा की दिशा ये है, विद्युत धारा की दिशा है ये। अब विद्युत धारा की दिशा इधर हो गई, और इसमें मैंने एक पृष्ठ मान लिया इस तरह से। अब ये वृत्ताकार पृष्ठ है, लेकिन चूंकि इस तरह से पृष्ठ है तो दिख नहीं रहा है। अब इसका क्षेत्रफल सदिश किधर होगा, तो ये जो वृत्ताकार पृष्ठ माने हैं इसके लंबवत ही इसका क्षेत्रफल सदिश होगा, यानी कैपिटल ये होगा। अब सोचिए कैपिटल ये और आई के बीच का कोण कितना होगा, तो कैपिटल ये और आई के बीच का कोण जो थीटा है वो 0 होगा। क्यों, क्योंकि दोनों एक ही दिशा में, विद्युत धारा भी उसी दिशा में है, और मैंने जो क्षेत्रफल माना है वो क्षेत्रफल ऐसा मान लिया है और इसके लंबवत ही क्षेत्रफल सदिश है। यानी कोई भी पृष्ठ हो तो उसका क्षेत्रफल सदिश उस पृष्ठ के लंबवत होता है। तो क्षेत्रफल सदिश और आई के बीच का कोण यहाँ पर क्या है, थीटा है, यानी कि आई तथा थीटा बराबर क्या है, 0 1 से। जबकि अभी देखिए
अगर हम विद्युत धारा की दिशा यही रखते हैं, विद्युत धारा जैसे था वैसे ही रखते हैं, विद्युत धारा की दिशा ऐसे ही रखते हैं, विद्युत धारा की दिशा वही है, और इसमें हम क्षेत्रफल मान लेते हैं इस तरह से, इस तरह से तिरछा क्षेत्रफल मान लें। अब तिरछा क्षेत्रफल मानने की वजह से इसका क्षेत्रफल सदिश कैसे होगा? अब क्षेत्रफल ये माने हैं तो इस क्षेत्रफल के लंबवत इसका क्षेत्रफल सदिश होगा, यानी कैपिटल ये होगा। अब सोचिए विद्युत धारा और ये के बीच का कोण कितना हो गया? तो अब थीटा बनना है, कुछ कोण बन रहा है, और जब ये कोण थीटा बन रहा हो तब हम इसका सदिश वियोजन करते हैं। और आप लोग कक्षा 11 में पढ़े होंगे सदिश वियोजन कि किस तरह से सदिश वियोजन किया जाता है। जब भी हम किसी सदिश का वियोजन करते हैं, जैसे देखिए यहाँ पर मान लीजिए हम कैपिटल ए का वियोजन करें, जैसे मान लीजिए ये विद्युत धारा है और ये हमारा कैपिटल ए है और बीच का कोण ये थीटा है, तो किसी भी चीज का वियोजन जिस साइड में कोण बनना है अगर उसी साइड में करते हैं तो आता है कॉस थीटा, यानी ये का वियोजन कर रहे हैं इसलिए लिखे ये, और चूंकि कोण की ही दिशा में कर रहे हैं, कोण की ही दिशा में जो भुजा है उसी के अकॉर्डिंग कर रहे हैं, तो क्या होगा? ये होगा कॉस थीटा। और अगर विपरीत दिशा में करेंगे, यानी जिधर कोण बनना है उसकी विपरीत दिशा में करेंगे, तो ये का वियोजन करवा रहे हैं इसलिए ये, और विपरीत दिशा में कर रहे हैं तो साइन थीटा आता है। ये आप लोग कक्षा 11 में पढ़े होंगे। तो यहाँ पर देखिए जो ये थीटा बन रहा है, ये विद्युत धारा इधर है और ये जो है इधर ही है, तो कोण की दिशा में हम लोग कर रहे हैं इसीलिए यहाँ पर लेंगे कॉस थीटा। तो अगर पृष्ठ इस तरह से लें तब तो यही सूत्र लगेगा, और अगर थीटा कोण बनना है तो जे की जगह पर जे हो जाएगा और आई की जगह पर आई बटा, यहाँ पर कैपिटल ये नहीं लेंगे, ये कॉस थीटा लेंगे। अब कॉस थीटा क्यों आ गया? क्योंकि इसका सदिश वियोजन किए हैं और कोण की दिशा में किए हैं इसलिए ये कॉस थीटा आ गया। और जब ये कॉस थीटा आ गया तो ये कॉस थीटा को अगर हम इधर पक्षांतर करें तो एक नया फार्मूला बनकर आएगा जो आई का मान होगा, तो आई बराबर ये कॉस थीटा को इधर भेज दीजिए तो हो जाएगा जे ये कॉस थीटा, ये बन गया एक नया फार्मूला। और सुन लीजिए, अगर हम आप लोगों को याद होगा तो एक फार्मूला होता है ये डॉट बी का, तो ये यहां पर देख लीजिए फार्मूला होता है ये डॉट बी बराबर होता है ए बी कॉस थीटा। तो अगर हम इन दोनों को वेक्टर के रूप में लिखें तो हम क्या कर सकते हैं? ए बी कॉस थीटा लिख सकते हैं, यानी ये डॉट बी बराबर होता है ए बी कॉस थीटा। अब इस नियम से अगर आप कॉस थीटा को गायब करना चाहें तो आई की जगह पर आई ही रहने दीजिए, बराबर जे की ऊपर वेक्टर लगा दीजिए। अब जे क्या है? सदिश राशि है ही, यानी कि धारा घनत्व तो हमारा सदिश राशि है ही। यहाँ डॉट प्रोडक्ट कीजिए, अदिश गुणा कीजिए, और कैपिटल ये भी हमारा सदिश राशि ही है। अब यहाँ पर ये भी सदिश लिया गया, जे भी सदिश लिया गया, और दो सदिशों का अदिश गुणा करवाया गया है इसलिए एक अदिश राशि आया है। तो ये भी आप इसकी जगह पर इसको भी लिख सकते हैं, यानी कॉस थीटा को जब गायब करेंगे तो यही बनेगा। और इस फार्मूले को हम लोग धारा घनत्व तथा अनुगमन वेग में संबंध भी कहते हैं। तो ये भी स्थापित करने के लिए एग्जाम में पूछता है, स्क्रीनशॉट लीजिए आप लोग।